मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? मैग्नीशियम है। हमारे पास मिथाइल ग्रुप अगर हो, क्लोरोफिल ए। अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो तो हमारे पास क्या है, वो नेशनल एम्प्लीकेट का एमसीक्यूज है। ये लाइट अब्जॉर्प्शन क्या पोरफिन करेगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, या पोरफायरिंग करेगा। आप तो एक प्रोटॉन आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा प्रोटॉन आएगा तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की तड़प को जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले इस क्लोरोफिल के अंदर में इसके हेड पार्ट की बात करूंगा, देख। और दूसरा इसका क्या है, जो हमारे पास टेल पार्ट है। ये क्लोरोफिल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन। पहली एक मेरे पास है पाइरोल रिंग, एक मेरे पास है पोरफायरिन। दो चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा। मैग्नीशियम के साथ मैं इनको कहूंगा पोरफायरिन। मैं सिर्फ रिंग्स लिखूं, फिर मैं इसको पोरफिन कहूंगा। ये नोट्स मैं आप लोग को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आप इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हमारे पास वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड ये कलर्स की क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। किस लिए करता है? ताकि ये अपने फोटोसिंथेसिस को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। मैंने कहा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्या करता है, मैंने कहा ऑब्जर्व्स। कौन से कलर? मैंने कहा वायलेट, मैंने कहा ब्लू, मैंने कहा ऑरेंज, और दूसरा मैंने कहा क्या है, रेड कलर। इन कलर्स की एब्जॉर्प्शन करना और इसके बाद फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करवाना इस क्लोरोफिल का काम है। अब क्लोरोफिल जो है आपको कहाँ दिखेगा? आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, हम मैंने आपको समझाया था, हमारे पास ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मेरे पास क्या है, ये थैलेकाइड्स है। ये मेरे पास क्या है, थैलेकाइड्स है। ये तो आप लोग को मैंने समझाया था, थैलेकाइड्स है। इस थैलेकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोफिल है मेरे पास। इस क्लोरोफिल का ये जो मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे फंसा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोफिल का क्या है, टेल है। और जो हेड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसे कॉर्नर किस्म का, ये इसका हेड है। ये स्ट्रक्चर को जब मैं जो है जूम करूंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा और हम अभी इसको समझेंगे, ठीक है। यानी इसका पोजीशन कहाँ पर है आपको समझना है कि थैलेकाइड में। ये तो बात आपको समझ आ गई। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये इसकी पोजीशन कहाँ पर है। मैंने कहा कहाँ पर है, मैंने कहा इन थैलेकाइड्स मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पर क्या क्या लिखूंगा, थैलेकाइड्स मेम्ब्रेन में मौजूद है। थैलेकाइड मेम्ब्रेन क्या है, मौजूद है। ये तो आपको जो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब आगे इसमें मैं एक और चीज कहता हूँ। सबसे पहले इस क्लोरोफिल के अंदर में इसके हेड पार्ट की बात करूंगा। देख, क्लोरोफिल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला मेरे पास हेड पार्ट है, ये यहाँ तक, ये जो हेड पार्ट आपको कहा जाए। और दूसरा इसका क्या है, जो हमारे पास टेल पार्ट है। मैं हेड पार्ट की तरफ आता हूँ। पहले बात, हेड मेरे पास क्या है, जो इसका हेड पार्ट है वो हमारे पास किसी से बनी हुई है, पायरोल रिंग से बनी हुई है। पायरोल रिंग से बनी हुई है। पायरोल रिंग से बनी हुई। दूसरी बात मैंने क्या करनी है, दूसरी बात मैंने कहा इसका रिंग के अंदर क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। क्या मौजूद है, जो नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बॉन्डिंग है, जो यहाँ पर आप देख ले, ये जो हेड पार्ट है मेरे पास, देखिए इसमें चार पायरोल रिंग्स है। एक, दो, तीन, चार। मेरे पास फोर पायरोल रिंग्स है। दरमियान में मेरे पास एक क्या मौजूद, एक मैग्नीशियम मौजूद है, ठीक है। मैग्नीशियम, आप नाइट्रोजन की जगह क्या लिखे, आप मैग्नीशियम लिखे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीशियम लिखूंगा। आप फिलहाल क्या लिखे, मैग्नीशियम लिखे। यहाँ पर क्या मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है सेंटर में। अब ये जो मैग्नीशियम है ना, इस पायरोल रिंग के साथ, यानी वन पायरोल रिंग, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब इनके साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम है ना, अब यहाँ पर दो बॉन्डिंग मेरे पास कौन से कोवेलेंट है और दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ये दो बॉन्ड को ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो। ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुआ, पर मैंने जो लिखा तो वो इस नाइट्रोजन की बात कर रहा था। ये जो नाइट्रोजन है ना, इस मैग्नीशियम के साथ दो बॉन्डिंग किस जरिए बनाएगा, दो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और ये जो दो नाइट्रोजन है, ये रेड रेड में जो बॉन्डिंग लिखा है, ये दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इन चार बॉन्ड में से दो कोवेलेंट और दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होंगे। मैं यहाँ पर फिर से क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, दो ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, ट्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग और ट्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड, ये मेरे पास टोटल चार बॉन्ड हो गए। अच्छा, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि मेरे हेड में कौन कौन से पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इस मैग्नीशियम को निकालूं, सिर्फ मैं इस रिंग्स की बात करूँ, फिर इस रिंग को हम क्या फोरफायरिंग कह सकते हैं? क्या हम इसको फिर क्या कहेंगे? मैं अब दो चीजें आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। एक मेरे पास है पायरोल रिंग, ठीक है, मिसाल एक इसको हम पोरफिन कहते हैं। एक मेरे पास है पोरफायरिन। दो चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
आपको हमेशा ये चीज़ें एक जैसे लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक मेरे पास क्या है पोरपायरिन और एक मेरे पास क्या है फ़ोरफ़िन है मेरे पास। अब देख लो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, अगर मैं इन चारों रिंग को इस मैग्नीशियम के साथ मिला लूँ, यानी अगर मैं इस पूर यानी ये मैंने कहा अगर मैं रिंग्स को क्या करूँ, स्टूडेंट्स अगर मैं रिंग्स को किसके साथ मिला लूँ, ये जो है मैग्नीशियम है ना इनके साथ, मैग्नीशियम के साथ मैं इनको कहूँगा पोरफायरिन। लेकिन अगर मैं इस मैग्नीशियम को रिमूव करूँ, सिर्फ़ मैं यहाँ पर क्या लिखूँ रिंग्स लिखूँ, यानी सिर्फ़ रिंग्स अगर जो मेरे पास 4 रिंग्स हैं, पायरोल रिंग्स, अगर मैं सिर्फ़ रिंग्स लिखूँ, फिर मैं इसको पोरफिन कहूँगा। और फोटोसिंथेसिस में मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है, जो लाइट एब्ज़ॉर्प्शन यहाँ पर होगी, जो सनलाइट यहाँ पर आएगी, ये मेरे पास क्या है सूरज है, सन है। अब सनलाइट जब इस पर आएगी, सनलाइट यहाँ पर आ रही है इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ये थैलेकोइड कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अब आप देखिए, ये लाइट एब्ज़ॉर्प्शन क्या पोरफिन करेगा मेरा आपसे क्वेश्चन है या पोरफायरिंग करेगा? आप मुझे बताओ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पोरफिन नहीं करेगा बल्कि पोरफायरिंग करेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर इधर आ जाए। यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है मेरे पास, ये मैग्नीशियम मेरे पास जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है? यानी यहाँ से क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ से सनलाइट आएगी, ठीक है? ये सनलाइट यहाँ पर आ रहा है, इस मैग्नीशियम तो ठीक अभी मैग्नीशियम क्या कर रहा है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? मैग्नीशियम है। तो इसीलिए तो मैग्नीशियम जहाँ पर हो वो तो पोरफायरिन हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि लाइट अब्ज़ॉर्प्शन भी पोरफायरिंग करेगा। अगर आप कहते हो पोरफिन तो पोरफिन में तो मैग्नीशियम है ही नहीं, हम इसमें शुमार तो करते ही नहीं। तो इसलिए लाइट अब्ज़ॉर्प्शन में वो पोरफायरिंग करेगा। या तो आपको बात समझ आ गई। अब मैं आगे क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी को इसका ये पाइरोल एक पाइरोल का स्ट्रक्चर आपसे पूछे, एक पाइरोल किस चीज़ से बना हुआ है? आपको बताना है कि एक पाइरोल में हमारे पास ये देखिए 5 कर्नल रिंग है, ठीक है? अब इसमें क्या है 4 हमारे पास कार्बन है और 5th हमारे पास क्या है मैग्नीशियम है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास क्या है कार्बन, यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ पर मेरे पास क्या है कार्बन, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कार्बन है। ये तो ठीक है बात समझ आ गई, ठीक है सर। अब आगे इसमें कुछ चीज़ बता दें। ये तो हो गई, ठीक है। लेकिन ये 5th कार्बन में मेरे पास क्या है नाइट्रोजन है। यही नाइट्रोजन ने आगे जाकर इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक फाइरोल के अंदर या मैं कहता हूँ क्या है मेरे पास 4 कार्बन्स है। या को जो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी पता होना चाहिए और मेरे पास 1 नाइट्रोजन है। ये आपको हेड पार्ट की ये बात बता दी। और एक और बात याद रखना, हेड पार्ट हमारे पास जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है? वो लाइट एब्ज़ॉर्बिंग पार्ट है। हेड पार्ट के हवाले से लिख रहा हूँ कि मेरे पास क्या है लाइट एब्ज़ॉर्बिंग पार्ट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लाइट कहाँ पर आ रही है? लाइट इसके हेड पर आ रही है। ये देखिए, ये मेरे पास, ये इसका हेड है ना, ये इसका हेड। ये हेड को मैंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे ये नज़र आने लगा। ये वाला जो है, ये जो एरिया है याद रख इस हेड में क्यों हेड ऑब्जर्व करे? टेल क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो हेड पार्ट है मेरे पास उसमें मैग्नीशियम मौजूद है। अब उस मैग्नीशियम ने क्या करना है? उस तो लाइट ऑब्जर्व करना है क्योंकि इसी मैग्नीशियम ने ही तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिर अपने फ्लोराइटिन को देने हैं, फर्मी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ जो मेरे पास हेड पार्ट है इसका वजह से मैं 2 बातें कहता हूँ। मैं कहता हूँ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है और दूसरी बात याद रखना मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है? मैं कहता हूँ हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग पार्ट है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग पार्ट है मेरे पास। अब ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? मेरे पास हेड पार्ट में आते हैं। तो आपको समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, ये मैंने किस लिखा? मैं हेड पार्ट की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं हेड में चल रहा हूँ। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, सही? अब यहाँ पर एक और चीज़ आप बता दूँ आपको, मोल्डिंग की बात मैंने कर दी। मैग्नीशियम जो है एक और बात बता दूँ आपको, ये जो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन करेगी, तो 1 प्रोटॉन आएगा, सनलाइट का 1 प्रोटॉन आएगा, ठीक है? तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, जब दूसरा प्रोटॉन आएगा, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी 1 प्रोटॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ये एमसीक्यूज़ है पिछले सालों का, यहाँ पर लिख लो। मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास 1 प्रोटॉन आ जाए उसी मैग्नीशियम के ऊपर, मैं कहता हूँ 1 प्रोटॉन जो है वो सिर्फ़ 1 ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। यानी मैंने यहाँ पर एक रिलेशन निकाली है कि प्रोटॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इक्वली एमसीक्यूज़ है, मैंने खुद किया है एमसीक्यूज़। देखिए प्रोटॉन की तादाद जो बराबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज़ करवाने हैं उतने प्रोटॉन्स आपने जो है देने हैं सनलाइट के। तो ये हेड पार्ट की जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर होगी, ठीक है? यहाँ पर हेड पार्ट की तो हमें ऑलमोस्ट हमें चीज़ें समझ आ गई। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अभी एमसीक्यूज़ में आया है, मैंने खुद लिखा था इसमें। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर 2 किस्म है, एक क्लोरोफिल है, एक क्लोरोफिल बी है, ठीक है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है ना, आपको कैसे पता है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है? ये नंबर ये पूछा था कि किस पाइरोल पर ये नंबरिंग होगा?
ये आपने याद रखना है, सेकंड पाइरोल पर हमारे पास नंबरिंग होगी उस फंक्शनल ग्रुप की, कि हमारे पास एक क्लोरोफिल ए को डिसाइड करेगा या क्लोरोफिल बी को डिसाइड करेगा। वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेकंड पाइरोल रिंग है। ये मेरे पास पहला है, ये मेरे पास दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, दूसरा, और मेरे पास ये तीसरा, और मेरे पास फोर्थ पाइरोल रिंग है। जो दूसरा पाइरोल रिंग है वो ये डिसाइड करेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, तो फिर मेरे पास क्लोरोफिल ए है, ए में लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास इधर एल्डिहाइड ग्रुप आता है सेकंड पाइरोल पर, तो फिर मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास क्लोरोफिल बी है। ये मेरे पास कौन सा रिंग है, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये सेकंड पाइरोल है। सेकंड पाइरोल, ये आपको सेकंड पाइरोल का नाम याद रखना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप इंस्टीट्यूट यहाँ से आ जाएगा, और आया ही बी है पिछले साल अपडेट में, ठीक है। ये तो मैंने हेड पार्ट की बात कर ली। अब हम चलते हैं हमारे इस टेल पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर मैं पहली बात क्या कहता हूँ, टेल पार्ट के हवाले से पहली बात मैं कहता हूँ, मेरे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने क्यों उसको हाइड्रोफोबिक कहा? भाई बात ये है कि ये जो पार्ट है, ये बना किस चीज से है? ये तो बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ना। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जैसे बेंजीन मेरे पास। जैसे अब एक और बात इसमें पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्लोरोफिल है ना, मैं क्यों कहता हूँ कि इसकी सॉल्युबिलिटी आपके वाटर में नहीं होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में होगी, बेंजीन में होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगी, क्योंकि वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो हमारे पास नॉन पोलर है, वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। वो यहाँ पर जो वाटर की सॉल्युबिलिटी नहीं है, क्योंकि वाटर खुद क्या है, वाटर तो पोलर है ना, वो तो कोई ऐसी बात नहीं कि वो कार्बन हाइड्रोजन से बनी है। इसलिए क्लोरोफिल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। पहली बात तो आप इससे पहले तो लिख लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहली बात आपको यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक और बात कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जो क्लोरोफिल है वो सॉल्युबल है। सॉल्युबल है कहाँ पर, मैं यहाँ पर एक बात मेरा याद रखना चाहता हूँ। अगर बेंजीन लाइक नेचर हो, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लाइक हो, अगर अल्कोहल लाइक हो, ये खुद क्या है, ये हमारे पास खुद किस क्या है, हमारे पास ये हमारे पास है नॉन पोलर, नॉन पोलर है मेरे पास। और मैंने कहा कि नॉन सोलेबल इन वाटर, क्योंकि वाटर खुद क्या है, पोलर है। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन H2O। वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि वाटर खुद क्या है, पोलर है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि हाइड्रोफोबिक टेल है। टेल हमारे पास जो है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, ये टेल मेरे पास क्या है, ये टेल एरिया है। ये टेल मेरे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि ये खुद बनी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या है मेरे पास, क्योंकि नॉन पोलर टेल है ना, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर एक और बात बची, इंकोरिंग है। इंकोरिंग का मतलब ये, इंकोरिंग अभी समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। इंकोरिंग, इंकोरिंग रीजन। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो है, ये देखिए, ये टेल मेरे पास क्या है, ये तालुकाट के अंदर है ना। अब इस तालुकाट के अंदर क्या इस तरह अंदर नहीं गई है, ये मेरे पास तालुकाट है, तो इसके अंदर ये जो टेल पार्ट है ना, अंदर चली गई है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इंकोरिंग। इंकोरिंग का मतलब ये है कि वो ऐसे ऐसे छुपी हुई है, जैसे ये तालुकाट है ना। अब इसके अंदर ये जो एरिया, ये वाला एरिया, ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर जो चली गई है, इन फंसी हुई है। तो इंकोरिंग का मतलब ये है कि इसका टेल मेरे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, फंसी हुई है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर कहा कि एंकोरिंग रीजन हमारे पास क्या है, वो टेल रीजन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू बिल्कुल आ सकते हैं इस हवाले से। और एक और एमसीक्यू मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है, वो जो अल्कोहल है यहाँ पर मैं यहाँ पर बता दूं, वो है पाइटोल अल्कोहल, पाइटोल अल्कोहल, पाइटोल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर जो अल्कोहल है मेरे पास, वो क्या है, पाइटोल अल्कोहल मौजूद है। यहाँ पर ये जो रिंग है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास कितने कार्बन से बनी है, कितने कार्बन से, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, ये मेरे पास 20 कार्बन से बनी है, ठीक है। 20 कार्बन से बनी बनी हुई ये जो रिंग है मेरे पास, इसको मैं कहता हूँ टेल। जो 20 कार्बन से बनी है, और इसके अंदर जो एसिड है उसको याद रखना, प्रोपेनिक एसिड है। यहाँ पर एक और याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर मेरे पास क्या ऑक्सीजन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ इधर से है, दूसरा ऑक्सीजन इस ये यहाँ से इसके साथ, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से बॉन्डिंग है, और ये यहाँ से, देखिए दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो एसिड है, ये जो एरिया में यहाँ पर लिखवा रहा है, ये जो एरिया है, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर मौजूद है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर मौजूद है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये जो बाकी जो टेल है ना, ये 20 कार्बन से बनी हुई है, 20 कार्बन से बनी हुई ये जो टेल है मेरे पास, ये कौन सा नेचर है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन वाला नेचर है, नॉन पोलर वाला नेचर है। और जो यहाँ पर अल्कोहल है, हम कहते हैं इसको, वो फाइटोल अल्कोहल की मैं बात करूंगा, ठीक है। ये बात है, अगर आप समझ आ गई तो क्लोरोफिल का टॉपिक तो आपको क्लियर है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ ये हाइड्रोफोबिक रीजन है। यहाँ पर क्या कहता हूँ,
हाइड्रोकार्बन आप लिख लेते, ठीक है? हाइड्रोकार्बन नेचर इसका, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई ये तेल जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने, अंकित बंद करके बता दो, किसान ने बताया था कि हमारे पास क्या है, वो हाइड्रोकार्बन है। तो यह बात आपको समझ आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ हमारे पास, अब इस तेल के अंदर देख लो, तेल हमारे पास इसका जो है, मैंने कहा कि हाइड्रोफोबिक तो है, ठीक है, मान लिया। इसका फंक्शन यही है कि तलिकाट के अंदर जो है इसको आप फंसा रहे हैं, इसका फंक्शन तो यही है कि हमारे पास ये वाले फंक्शंस कर दे, ठीक है? और एक और बात याद रखना, अगर आपसे क्लोरोफिल के हवाले से पूछा जाए कि क्लोरोफिल क्या रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो याद रखना, बहुत बड़ा एमसीक्यूज है, नेशनल एमडीके का एमसीक्यूज है। देखो मैं लॉजिक क्या लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉन की तड़प हो, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या अगर ये जब मैग्नीशियम मेरे पास यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, तो क्या मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या उसको एक अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वो तड़प पैदा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा कि क्लोरोफिल के इधर हेड बार वैल्यू कितने इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपको गुलिस्तान बोर्ड में नहीं मिलने वाला है, लेकिन अब इसकी आ चुका है, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने बता दी, रीज़न मैंने बता दी कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है? अब मैं क्या कहता हूँ आगे, अगर आपको डिफरेंस से पूछा जाए, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के हवाले से, या याद रखना, उसको सिर्फ ये बता दे कि अंकित बंद करके बता दे कि सर ने बताया था कि जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप अगर वो क्लोरोफिल ए, अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो तो हमारे पास क्या है, वो क्लोरोफिल बी है। तो अगर आप इन ग्रुप्स को हमारे पास इधर से याद रखेंगे तो आपको वो डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और एक और बात याद रखना, एक और बात याद रखना, इधर मैं क्या कहता हूँ, ये जो मैंने लिखा है कार्बन C20H39, ये मेरे पास क्या आइसोप्यरीन यूनिट से बने हुए हैं। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये 4 आइसोप्यरीन यूनिट्स में डिवाइड है। ये जो कार्बन यहाँ पर लिखता हूँ, ये मेरे पास कितने में डिवाइड है? 4 आइसोप्यरीन यूनिट्स में, 4 आइसोप्यरीन यूनिट्स, 4 आइसोप्यरीन यूनिट्स में डिवाइड है। यानी 5-5 कार्बन के, देखिए जो मैं क्या कहता हूँ, 4 आइसोप्यरीन यूनिट का मतलब डाइटर्पिल है। यानी 2 आइसोप्यरीन मिले तो 1 टर्पीन बना, ये मोनोटर्पीन। अभी दूसरे 2 मिले तो वो मोनोटर्पीन बना। तो दोनों को मिलाया, डाइटर्पीन बना, ठीक है? तो मैं कहता हूँ 4 आइसोप्यरीन यूनिट से मिला है, या आप इसको कह सकते हैं डाइटर्पीन। टर्पीन का टॉपिक मैंने कंप्लीट नहीं आपको समझाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हमारा आज का हो गया क्लोरोफिल का टॉपिक। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ आ गई है, और ये चैनल को हमारा जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और हमारे मिशन को बढ़ाएँ, हमारे इस फ्री एजुकेशन के मिशन को बढ़ाएँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।